नमस्कार और आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर न्यू इनिशिएटिव इंडिया दिस वीक। और आज के हमारे पहले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। What is the first article? That is a very interesting article related with bioterrorism. Okay, context क्या है? Context है 50 years हो चुके हैं, 50th कॉन्फ्रेंस हो रही थी बायो वेपन्स कन्वेंशन की। ओके, सो एक टर्म है दैट इज बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ओके, बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं? वो वेपन्स, वो हथियार जिसमें हम कोई मेटल यूज नहीं करते हैं, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और सम फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स। ओके, जो कि टॉक्सिन रिलीज करें। सो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं। सो इसकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि अभी वर्ल्ड रेडी नहीं है बायो टेररिज्म के लिए। अब ये जो शब्द है बायो टेररिज्म, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायो टेररिज्म का शब्द क्या है? बायो टेररिज्म टेररिज्म एक कॉमन शब्द है। अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ हमारे लिए बहुत दुख का कारण है, लेकिन टेररिज्म एक कॉमन शब्द बन चुका है। हाउएवर इट शुड नॉट बी। ओके, टेररिज्म होता है जिसमें हम इंटेंशनली डर का माहौल पैदा करें। ओके, इट कैन बी थ्रू सुसाइड बॉम्बर्स और पीपल क्रिएटिंग टेरर्स, बॉम्ब ब्लास्ट करवाना। इस तरह से टेररिज्म होता है। एक ऐसा ही एक टेररिज्म का फॉर्म होता है दैट इज बायो टेररिज्म। बायो टेररिज्म में क्या होता है? जिसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज करें। किसी भी शब्द के आगे अगर बायो लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी जीवाणु को यूज कर रहे हैं, जिसमें हम या तो बैक्टीरिया या किसी तरह का कोई वायरस, फंजाई जो कि टॉक्सिन रिलीज करता हो। इंटेंशनली जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करते हो, इस तरह के एजेंट्स को यूज करके अगर हम टेररिज्म फैलाएं, उस चीज को कहा जाता है बायो टेररिज्म। एंड विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। फॉर एग्जाम्पल, बायो टेररिज्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं। रिसेंटली हमारा कोविड वायरस फैला था, कोरोना की दुनिया थी, जिसमें कोरोना वायरस जो था, इसने क्या किया था? सी, अगर आप याद करेंगे 2022 और 2021 के आसपास का समय, जब लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त लोगों के अंदर एक डर का माहौल था। और डर का माहौल किसकी वजह से था? क्या किसी इंसान की वजह से? नहीं, वो डर का माहौल था एक वायरस की वजह से। वायरस की वजह से ये डर का माहौल हमारे समाज में फैला देना, ऑल्दो इट वाज अनइंटेंशनल, लेकिन जब ये चीज इंटेंशनली की जाए, जब ये चीज जानबूझकर की जाए विद सम बैड इंटेंशंस टू क्रिएट इलनेस, टू क्रिएट सेंस ऑफ, जिसमें हम डर का माहौल पैदा करना चाहें समाज में जानबूझकर, तब इस चीज को कहा जाता है बायो टेररिज्म। एंड द वर्ल्ड इज नॉट रेडी येट। This is what External Affairs Minister says, because we lack in, not we as a country but as a whole world, global village, we lack in bio defense. अभी हम बायो डिफेंस रेडी नहीं है। बायो डिफेंस मतलब जिसमें हम इसी बायो टेररिज्म का जवाब बायो फॉर्म में देंगे। ओके, अभी हम लोग बायो टेररिज्म के लिए बायो डिफेंस रेडी नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 50th कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा गया कि जो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ओके, बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करते हैं टू क्रिएट टेरर अमंग पीपल, टू क्रिएट टेरर अमंग द कंट्रीज। ओके, और हम अभी इसमें रेडी नहीं है, बायो डिफेंस रेडी नहीं है। दिस इज व्हाट बायो टेररिज्म इज। ओके, इसी के साइड में एक न्यूज है दैट इज आर्म्ड फोर्सेस टू प्रोक्योर एडिशनल हेरॉन MK2 UAVs। तो हमें समझना है कि ये UAVs क्या होती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड
ओके, यूएवीज क्या होती हैं? बेसिकली यूएवीज का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड, जिसमें कोई ह्यूमन नहीं बैठा है। ओके, एरियल समथिंग विच फ्लाइज इन द स्काई, फ्लाइज इन द एयर। ओके, आकाश में उड़ने वाले ऐसे यंत्र जिसमें कोई ह्यूमन ना बैठा हो, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ ड्रोन्स। ओके, जिसमें अभी ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए हमने इजराइल डिफेंस इंडस्ट्री से हेरॉन MK2 नाम के यूएवीज को प्रोक्योर करने का फैसला लिया है टू टू स्ट्रेंथन आवर इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को हमने स्ट्रेंथन करने के लिए ये अनमेंड व्हीकल्स, ताकि हमारे से यूएवीज आर स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू मिसाइल्स एंड ऑल। मिसाइल के कंपैरिजन में ये यूएवीज स्मॉल साइज के होते हैं, कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, जिससे हमारा रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे अभी अनफॉर्चुनेटली इन द मंथ ऑफ मे वी हैड सिचुएशन ऑफ टसल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ओके, वहाँ पर हमने काफ़ी सारे चीज़ें यूज़ करी थी। उसको देखते हुए, ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए, हमने ये हमारी मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है कि हम हेरॉन MK2 नामक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इजरायली डिफेंस सिस्टम से परचेज करेंगे टू स्ट्रेंथन एंड टू सेव आवर रिसोर्सेज, ताकि हम इस तरह के जो हमारे छोटे वॉर्स होते हैं, ऑल्दो वॉर इज नॉट समथिंग विच शुड हैपन, लेकिन जिन अगर ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो उसमें हम इन यूएवीज को यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर एवरीवन इन द नेक्स्ट न्यूज, एंड दैट इज व्हाट नेक्स्ट टॉपिक इज related on the same lines, that is bioremediation. Bioremediation again एक हम वोल्बचिया मेथड है जो कि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ बायोरेमिडिएशन। सो बायोरेमिडिएशन है क्या? सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज बायोरेमिडिएशन। सी, बायो इज समथिंग लिविंग एंड रेमिडिएशन मीन्स टू ट्रीट। So we can use biological agents, जिसमें हम कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज कर रहे हैं टू ट्रीट द पॉल्यूशन और द पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें से इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज होता है, और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैवी मेटल्स होते हैं। ये हैवी मेटल्स को डिग्रेड करना इज अ चैलेंजिंग टास्क। बहुत मुश्किल होता है इन हैवी मेटल्स को डिग्रेड करना। इनको डिग्रेडेशन करने के लिए हम एक प्रोसेस को यूज करते हैं, दैट इज बायोरेमिडिएशन। ओके, इसमें हम क्या करते हैं? सी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड द प्रोसेस बिहाइंड बायोरेमिडिएशन। ओके एवरीवन, bioremediation. फॉर एग्जाम्पल, वोल्बचिया मेथड हम देखते हैं। वोल्बचिया मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मस्कीटोज को किल करते हैं। ओके, by using Gambusia fish. See everyone, कहीं भी पानी जमा हो जाता है, उस पानी में मच्छर पनपने लगते हैं, और वो मच्छर कुछ अंडे प्रोड्यूस करते हैं ताकि और अपने प्रजनन के द्वारा उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो सके। तो उसके लिए एक मेथड हमने एम्प्लॉय किया, दैट इज वल्बोचिया मेथड। इसमें क्या होता है, एक फिश है गंबूसिया फिश। ओके, ये गंबूसिया फिश क्या करती है, ये मस्कीटोज के जो एग्स होते हैं, जो एग्स उन्होंने ले करे हैं उस पानी में, जो उन्होंने अंडे दिए हैं, उन अंडों को ये डिस्ट्रॉय कर देती है, अब खा जाती है, और इस वजह से हम अपना
मस्कीटोज को किल कर पाते हैं, और जो भी मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया है, डेंगू है, इन सबको हम रोक सकते हैं। दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड बायो रेमिडिएशन। इस प्रोसेस को हम बायो रेमिडिएशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हमारे पास एक बायोलॉजिकल एजेंट है, एक बायोलॉजिकल एजेंट है, जैसा कि हमने देखा यहां गंबूसिया फिश एक हमने बायोलॉजिकल एजेंट की तरह यूज करी। ये बायोलॉजिकल एजेंट पॉल्यूटेंट को कंज्यूम करता है, पॉल्यूटेंट को खाता है, ओके, और इस पॉल्यूटेंट को यूज करता है अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के तौर पर, एनर्जी जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, जैसे हम इंसान हैं, हम खाना खाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिसमें डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, और उसके थ्रू हम अपनी बॉडी में एनर्जी जनरेट करते हैं। ऐसे ही कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो इन पॉल्यूटेंट्स को यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म में टू प्रोड्यूस एनर्जी। उनको एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस से, और फाइनली वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, दे रिलीज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, समथिंग विच इज लेस हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, जो कम हार्म करे हमारे एनवायरमेंट को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। सो ये बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस है जो हमने समझा अभी। तो अभी इंडिया की स्टेट कहाँ पर है इस बायो रेमिडिएशन में, और बाकी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज क्या कर रही हैं बायो रेमिडिएशन से रिलेटेड, ये इस आर्टिकल में बात करी गई है। तो इस आर्टिकल में पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है जापान का, ओके। जापान क्या कर रहा है, जापान इंटीग्रेट कर रहा है प्लांट बेस्ड क्लीन अप सिस्टम, प्लांट बेस्ड क्लीन अप सिस्टम्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक बायोसॉल्स करके एक प्रोसेस है जो कि जापान यूज़ करता है, प्लांट बेस्ड क्लीन अप सिस्टम है जिसमें प्लांट पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। और सड़कों पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसे हम समझ सकते हैं इस तरह से, सी वी आर अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर। फॉर एग्जांपल ये रोड है, और यहाँ पर हमारा जनरली हम देखते हैं इंडिया में जब भी बारिश होती है तो कीचड़ फैल जाती है पूरी सड़क पर, जिसमें काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स भी होते हैं विच आर वेरी हार्मफुल टू अस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है इस बायोसॉल्स मेथड में, सड़क के इधर उधर इस तरह से हम ज़मीन के अंदर बना देते हैं जिसमें हम कुछ प्लांट्स को यूज़ करते हैं और कभी कभी कुछ बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रेन वाटर है या सीवेज वाटर जो जमा हो जाता है सड़क पर, वो जमा होने की बजाय इस जाली के थ्रू वो ज़मीन के अंदर जाएगा, और वो ज़मीन के अंदर जाकर या तो वो प्लांट उसे क्योर कर देगा, उस पोल्यूशन को हटा देगा, या फिर बैक्टीरिया। इसका सेम एग्जांपल वेटलैंड्स भी हैं, ओके। फॉर एग्जांपल ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, ओके। यूपीएससी ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा है कि वेटलैंड्स को हम किडनीज ऑफ द अर्थ कहते हैं। एंड व्हाई आर दे कॉल्ड किडनीज ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये हैवी पोल्यूटेंट्स को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। जो हैवी पोल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, उनको भी ये डिग्रेड कर सकते हैं, तो ये क्षमता रखते हैं। दिस इज व्हाट बायोरेमिडिएशन इज। इंडिया में अभी इसको कौन देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रहा है, और इंडिया का एक प्रोग्राम है क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जिसके तहत हम ये बायोरेमिडिएशन को क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, तो हम इस प्रोग्राम के तहत बायोरेमिडिएशन को एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी कंट्री में, और हम समझ रहे हैं ये बायोरेमिडिएशन में प्रॉपर रिसर्च हो सके और इसे हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सके अपनी कंट्री में। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये एक फ़ोटो भी दी है बेंगलुरु में कि कितना सारा वेस्ट डंप हो जाता है।
वेस्ट, इस गार्बेज को डंप, इसको वेस्ट को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगती हैं। और इसका एक काफ़ी एनहेंस्ड और रीसेंट वर्जन है जिसमें हम क्योर कर सकते हैं इस पोल्यूशन को, दैट इज़ बायोरेमिडिएशन। अभी इसमें रिसर्च चल रही है एंड लकीली इफ़ रिसर्च हम इसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ ताकि ये जो हमारी गार्बेज ट्रीटमेंट की समस्या है इससे हम निपट सकें विदाउट क्रिएटिंग मच पोल्यूशन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। IIP in October slips to a 14-month low. सी ये इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल है, इसमें हमें समझना है ये IIP क्या है, व्हाट इज दिस IIP। सी हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री के तहत एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन इंडस्ट्रीज में एक मंथली बेसिस पर एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है जिसको बोलते हैं हम IIP। याद रखिएगा कुछ चीज़ें, IIP मंथली बेसिस पर रिलीज किया जाता है। किस बेसिस पर रिलीज किया जाता है? मंथली बेसिस पर रिलीज किया जाता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी डिपार्टमेंट इसे रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज करता है, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो ये है। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज लेस पेयर्स फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम इंपॉर्टेंट है। लेस पेयर्स फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। ओके, और इसमें जो हमने बेस ईयर लिया है दैट इज 2011-12 बेस ईयर है, जो कि हम सेम GDP को कैलकुलेट करने में जो बेस ईयर यूज करते हैं वही बेस ईयर हमने इस IIP को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। सो दिस वाज अबाउट IIP, ज़्यादा कुछ नहीं था इस न्यूज़ में। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मेंस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कहा है कि आपके पास फ्री हैंड है। फ्री हैंड मतलब आपके पास अथॉरिटी है, आप साइबर क्राइम को जिस हद तक जो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटीज़ इस क्राइम को रोकने के लिए। क्योंकि होता क्या है, आप सभी जानते होंगे, हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी इंटरनेट जब शुरू हुआ था वेब 1.0 से। वेब 1.0 क्या था? ये स्टैटिक वेब था। स्टैटिक वेब लाइक जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स या हमारी मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट, वो स्टैटिक वेब होती हैं। वन वे इंटरेक्शन होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप UPSC की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ अपलोड नहीं कर सकते। तो वन वे इंटरेक्शन जिस वेब में होता है दैट इज़ वेब 1.0। इसके बाद डेवलप हुआ वेब 2.0 जिसमें इंटरेक्टिव वेब शुरू हो गया। ओके, जिसमें हमारी सोशल मीडिया साइट्स आती हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, जो भी हमारी इंटरेक्टिव सोशल मीडिया साइट्स हैं वेब 2.0 में हैं। इसके आगे चले तो हमारा वेब 3.0 आता है जो कि बेनिफिशियल भी है, उसके साथ साथ इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट क्या है? एनोनिमस आइडेंटिटी, जिसमें हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, कोई सेंट्रलाइजिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होगी, जिसमें टोकन इकोनॉमिक्स का यूज होगा। सी व्हाट इज टोकन इकोनॉमिक्स, लेट्स अंडरस्टैंड। एक चीज होती है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसमें जिसके पास ज़्यादा टोकन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे समझते हैं, सपोज हमारा 10 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें हम 10 लोग हैं और 10 लोगों का एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें हम टोकन्स कलेक्ट करते हैं। ओके, हम एक गेम खेलते हैं
10 लोग मिलकर एक ऑनलाइन गेम पोर्टल पे एक गेम खेलते हैं और हम लोग टोकन्स कलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये पर्सन 1 है, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, लाइकवाइज पर्सन 10। इसमें लेट्स सपोज पर्सन 1 के पास 8 टोकन्स हैं, पर्सन 3 के पास 11 टोकन्स हैं, इस तरह से कंसिडर किया जाता है। और लेट्स से पर्सन 7 के पास सबसे ज़्यादा टोकन्स हैं, दैट इज़ 20 टोकन्स। अब इसमें टोकन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा टोकन उसके पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर। ये ऐसा हो गया, जनरली हम डेमोक्रेसी में 1 वोट 1 प्रिंसिपल की बात करते हैं कि एक इंसान के पास एक वोट होता है एंड दैट वोट इज इक्वल। बट यहाँ पर क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर इज बेस्ड अपॉन द टोकन्स अर्न्ड। जितने ज़्यादा व्यूज़ आपके पास हैं उतने ज़्यादा टोकन्स आपके पास हैं और उतनी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है। सो दैट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। सो इसी सिलसिले में हमारा वेब पॉइंट 3 चलता है, जिसमें एनोनिमिटी होती है। एनोनिमिटी जिसमें कोई पहचान नहीं होती है। आप टोकन्स को अर्न करने के लिए किसी भी तरह का कंटेंट बना सकते हैं विच कैन बी हाईली इंजूरियस टू द सोसाइटी, ओके। और इसमें किसी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। सो इसी तरह से रिलेटेड एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे हमारे समाज में हो रहा है। यहाँ पे स्कैमर्स क्या करते हैं, अथॉरिटीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोग बिल्कुल एक ऑफिशियल गेटअप लेते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हैं और सामने किसी भी एक व्यक्ति को कॉल करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो एक लीगल अथॉरिटी हैं और उनको हक है एक्सटॉर्शन का, उनके हार्ड अर्न्ड मनी का। उनका जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको वो एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और इस स्कैम में काफ़ी सारे लोग फंस भी चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फ्री हैंड दे दिया है सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, ताकि सीबीआई इन डिजिटल स्कैमर्स को पकड़ सके। तो इस आर्टिकल में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। सबसे पहली चीज़ है, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इन साइबर क्राइम्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी है डिजिटल अरेस्ट की, डिजिटल अरेस्ट। दूसरी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और तीसरी कैटेगरी है पार्ट टाइम जॉब्स। सो हमें ये 3 चीजें समझनी है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 3 कैटेगराइजेशन करी गई है। पहला है डिजिटल अरेस्ट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और तीसरा है पार्ट टाइम जॉब्स। डिजिटल अरेस्ट हमने समझा अभी कि जब मनी एक्सटॉर्शन के लिए हम कोई भी साइबर अपराधी अपने आप को एक लीगल अथॉरिटी के रूप में रेप्लिकेट करे और उस मनी को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करे। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट स्कैम्स बेसिकली हम एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पेश करते हैं विच इज़ डेफिनेटली हैविंग सम विदाउट एनी बेस, ओके। और यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के थ्रू एक एडवांस टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इस स्कैम में फंस जाएं और वो इसमें एडवांस टैक्स मतलब इन्वेस्ट कर दें और वो इन्वेस्टमेंट का पैसा उनका डूब जाए। नेक्स्ट इज पार्ट टाइम जॉब्स। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ज़्यादातर कुछ जगह आपने पोस्टर्स लगे हुए देखे होंगे, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर हाउस वाइफ्स लाइक दिस। इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि हम आपको किसी पर्सन की इंस्टाग्राम आईडी या किसी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, उसके फॉलोअर्स को बढ़ाने हैं, उसके व्यूज़ बढ़ाने हैं, ओके। फ्री टास्क देंगे जिसमें फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे कि बस आपको यूट्यूब वीडियो वॉच करनी है ताकि एक पर्टिकुलर पर्सन का यूट्यूब चैनल है उसके व्यूज़ बढ़ें, उस पर वॉच टाइम बढ़े। सो फ्री टास्क दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, इनको फ्री टास्क को ही प्रीमियम टास्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड दे आर मेड टू पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी।
और इस प्रोसेस में क्या होता है, वो सिंपल टास्क जो फ्री टास्क के नाम पर लोगों को हायर करते हैं और उन्हें प्रीमियम टास्क में फिर उन्हें बोलेंगे कि आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद लो। फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बहाने आपको सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है हमारी जो अटेंशन स्पैन है, क्योंकि हम सब जानते हैं अटेंशन इकॉनमी का ज़माना चल रहा है। जिसको जितना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, जिसको जितना ज़्यादा व्यूअरशिप मिल रहा है, उतना ज़्यादा उसको इकॉनमी उसके फाइनेंसेस एनहेंस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फ्रॉड चलता है जिसमें प्रीमियम टास्क में आपको फिर अल्टीमेटली पे करना पड़ता है। सो दिस वॉज रिसेंट न्यूज़ जिसमें हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी: डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स। सो सीबीआई ने कहा, सीबीआई को ये खुली छूट दे दी गई है कि ये डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम्स को या इन तीनों तरह के स्कैम्स को रोकने में जो भी कर सकते हैं वो करें। इसमें काफ़ी सारे स्टेट्स में उन्होंने अपनी डायरेक्शंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि उन स्टेट्स में जाकर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करें ताकि इन स्कैम को रोका जा सके। सो दिस वाज अबाउट द डिजिटल स्कैम। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइक्लोन दितवा वीकन्स। आप सभी जानते होंगे, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है साइक्लोन दितवा। ओके, 3 डाई इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स। बेसिकली सबसे ज़्यादा इसमें श्रीलंका को नुकसान पहुंचा है और जिसके चलते हमने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है इंडिया ने। ऑपरेशन सागर बंधु, ये ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ऑपरेशन सागर बंधु हमने लॉन्च किया है, इंडिया ने लॉन्च किया है टू हेल्प श्रीलंका, ओके, इन दिस टाइम ऑफ डिजास्टर। तो बेसिकली हमें इसमें क्या जानना ज़रूरी है, सबसे पहले ये साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है। तो इंडियन ओशंस में जितने भी साइक्लोन्स होते हैं उनकी नेमिंग इस लिस्ट के अनुसार की जाती है। सी बेसिकली ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं, ये 10 कंट्रीज़ हैं, इन 10 कंट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस है और हम इन कंट्रीज़ ने आपस में एक लिस्ट तैयार करी है जिसके थ्रू उनका नेमिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो हमारा साइक्लोन आया उसका नेमिंग बांग्लादेश के द्वारा हुई, फिर इंडिया का टर्न आया, फिर मालदीव्स का टर्न। इस तरह से धीरे धीरे नेम चलता है, फिर दूसरी लिस्ट शुरू हो जाती है, देन तीसरी लिस्ट। तो इसी तरह से ये लिस्ट चलती रहती है और इस तरह से साइक्लोन्स का नेम रखा जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं नेम को रखने के लिए कंट्रीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा पहली कंडीशन होती है कि जो साइक्लोन का नेम है वो इजी होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू प्रोनाउंस। ओके, बोलने में और याद रखने में वो नेम बहुत सिंपल होना चाहिए और इट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिटी। ओके, एनी कम्युनिटी, एनी पर्सन और एनी जेंडर। ओके, वो नेम बहुत सिंपल होना चाहिए जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष की के सेंटिमेंट्स को, किसी भी जेंडर को हार्म ना करे। सो ये था किस तरह से इंडियन ओशंस में नेमिंग करी जाती है। तो इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑपरेशन सागर बंधु। अब इस ऑपरेशन सागर बंधु में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। ओके, ऑपरेशन सागर बंधु, इस ऑपरेशन सागर बंधु में इंडिया ने भीष्म क्यूब्स का यूज किया है। भीष्म क्यूब्स हमने श्रीलंका को दिए हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भीष्म क्यूब्स को समझना कि भीष्म क्यूब्स है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म समझेंगे कि भीष्म का मतलब क्या है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिकली ये रैपिड मेडिकल इमरजेंसी में यूज किया जाता है। एक मिनट से, एक मिनट। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री।
ठीक है, शुरू करूं। भारत हेल्थ इनिशिएटिव। सो दिस भीष्म क्यूब्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रैपिड मेडिकल इमरजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव। फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। सी, फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये भीष्म क्यूब्स का कॉन्सेप्ट पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये भीष्म क्यूब्स होते क्या हैं। सो बेसिकली क्या होता है, ये एक शॉर्ट पोर्टेबल क्यूब्स होते हैं जो 12 मिनट्स में हमें मेडिकल इमरजेंसी पहुंचा सकते हैं। दे टेक ओनली 12 मिनट्स टू सेटअप, ओके। और इसमें हम 12 मिनट्स में पूरा सेटअप बन के रेडी हो जाता है, और इनके पास लगभग 200 कैजुअलिटीज़ को कवर करने की क्षमता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें ये समझना कि भीष्म क्यूब्स हमने डिप्लॉय किए हैं इस ऑपरेशन में, जिनको सिर्फ 12 मिनट लगते हैं, ओके। पोर्टेबल होते हैं, 12 मिनट्स में ये रेडी हो जाते हैं मेडिकल इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए, और ये 200 तरह की कैजुअलिटीज़ को ट्रीट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ हमारे इंटरनेशनल जो हमारे ऑपरेशन फॉरेन डिप्लोमेसी जो है हमारी, जैसे ऑपरेशन मैत्री, इस तरह की चीज़ों में ही यूज़ नहीं किया जाता, ये इंडिया के इंटीरियर्स में भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये अयोध्या में भी डिप्लॉय किए गए हैं, ओके। क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है भीष्म क्यूब्स की। अगर कहीं भी मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पर काफ़ी लाखों लोगों की भीड़ है, इकट्ठा हुई है, वहाँ पर हम इन क्यूब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भीष्म क्यूब्स का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हमने सीखा साइक्लोन्स का नेम कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, ऑपरेशन सागर बंधु, और ऑपरेशन सागर बंधु के अंदर हमने देखा भीष्म क्यूब्स का कॉन्सेप्ट। सो दैट वॉज ऑल, लेट्स मूव। That's also a very interesting topic everyone. Environment, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके थे, environment is one of the favorite topics of UPSC. तो अभी हुआ क्या है, न्यू फाइंड्स हाईलाइट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट साइट्स बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली हो क्या रहा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सो ये आर्टिकल बेसिकली इट्स व्हाट टू से, ये आर्टिकल बहुत अच्छी तरह से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ना हो इसके रीजंस दे रहा है कि किस तरह से हमारा, अगर हम ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट होगा तो हमारी स्पीशीज़ किस तरह से खतरे में आएंगी। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर एक जर्नल है इवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, इसमें इस जर्नल में स्पीशीज़ का डेटा पब्लिश किया गया, और इसमें बताया गया कि ये जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसमें काफ़ी सारे एक ऐसे स्पीशीज़ हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ कैप्चर करी गई एक स्नेक की, ओके, एक सांप की फ़ोटो खींची गई, जो कि अभी तक सिर्फ 4 बार देखा जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड में देखा गया है। अब आप सोचिए, एक ऐसा स्नेक जिसकी हमने सिर्फ अभी तक 4 बार फोटो खींच सके हैं, तो उस आइलैंड पर कितनी ज़्यादा ऐसी स्पीशी होगी जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई। जैसे कि इन्होंने एक और एग्जांपल दिया, ग्रेट निकोबार क्रेक, ओके, इसकी फ़ोटो भी पब्लिश करी गई थी, और इस जर्नल में 40 नई स्पीशीज़ जो अभी तक हमने 2021 से अभी तक डिस्कवर की हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में, उनका नेम दिया गया है। इसमें फ्रॉक्स की, क्रैब्स की, गेकोस की, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स की, एज वेल एज काफ़ी सारे प्लांट्स की स्पीशीज़ का भी मेंशन किया गया है। तो इसमें हमें बताया गया है किस तरह से इस प्रोजेक्ट को ना होने के रीजंस दिए गए हैं, कि कितने सारे स्पीशीज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एंडेमिक हैं इस रीजन से रिलेटेड, और यहाँ पे यूनिक हैं, ओके। सो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। ग्रेट निकोबार में रिलेटेड ग्रेट निकोबार क्रेक एक बर्ड है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके, और ये स्नेक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ओके। गिवन द फैक्ट कि ये स्नेक की रेयरिटी
किस तरह से उन लोगों ने हमें बताई गई है। ओके, सो दिस वाज ऑल इन दिस न्यूज़। ओके, नॉवल फीचर्स इस न्यूज़ में बताए गए हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। वी कैन लर्न, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस न्यूज़ आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको एक स्किल सीखने को मिलेगी, एक ऐसी स्किल कि बिना किसी को भी क्रिटिसाइज किए, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किए, कैसे हम अपनी बात रख सकते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जो कि जिसमें हमने काफ़ी कोर्सली डैम के प्रोटेस्ट हुए थे, सो विच वॉज अनलाइकली, और जो नहीं फेवरेबल था। सेम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी है। तो इसको किस तरह से रोकने के लिए बेसिकली लोगों ने अपनी बात रखी है एक जर्नल के थ्रू, विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, एंड दिस इज द स्किल दैट वी नीड टू लर्न इन द आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस आर्टिकल से आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी। ओके, इस आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस जो स्नेक हमने यहाँ पर जिसकी फोटो खींची गई है, इसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। ओके, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। IUCN रिलीज करता है ये रेड डेटा लिस्ट। ओके, जिसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, हम वो कैटेगरीज समझ लेते हैं कि क्या कैटेगरीज को जानवर को या किसी भी प्लांट को उन कैटेगरीज में कैसे डाला जाता है। सो एवरीवन, जैसा कि इस आर्टिकल में हम देख पा रहे हैं कि इस स्नेक की रेयरिटी की वजह से इसे कैटेगराइज किया गया है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ओके, IUCN ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ओके, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे ज़्यादातर, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर एवरीवन, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के आगे अगर आप इंटरनेशनल शब्द देखेंगे, इट डिनोट्स it's an NGO. Sorry everyone, it denotes that it's an NGO. So एक NGO है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये अपनी एक रेड लिस्ट रिलीज करता है, जिसमें ये स्पीशीज का असेसमेंट करके हमें देता है। जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का असेसमेंट होता है। इसमें कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन्हें हम एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में मतलब इस तरह की स्पीशी की कोई भी प्रजाति, ये स्पीशी, इसकी कोई भी प्रजाति पूरी दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करती, खत्म हो चुकी इस दुनिया से। ओके, देन कम्स एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो वाइल्ड एरियाज में खत्म हो चुका है, लेकिन जिसकी कुछ स्पीशीज बची हैं जो हमने आर्टिफिशियली फॉर्म में प्रिजर्व करके रखी हैं। फॉर एग्जांपल, कल्टीवेशन के थ्रू कोई हमने क्रॉप को बचा के रखा है, किसी जानवर को कैप्टिविटी में किसी जू में कैद करके रखा है। सो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की कैटेगरी होती है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है एंडेंजर्ड कैटेगरीज, जिसमें हाईली जो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसका एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है नियर फ्यूचर में, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक हाई रेट पे डिक्लाइन कर रही है। देन कम्स एंडेंजर्ड में जिसका रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर इज हाई, ओके, बट लेस इन कंपैरिजन टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन कम्स वल्नरेबल मतलब जिसका हाई रिस्क है, एंडेंजर्ड से कम रिस्क है, वो आती है वल्नरेबल की कैटेगरीज में। देन कम्स नियर थ्रेटेंड, जो थ्रेटेंड हो सकती है, ओके, इन द अपकमिंग इंटरमीडिएट फ्यूचर, विच इज नॉट दैट मच threatened right now but which may be, okay. Then comes least concern मतलब जिसमें अभी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिसकी, और इसमें अभी हमें चिंता करने की विषय नहीं है, ओके. देन डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवेल्युएटेड, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिन्हें IUCN इवेल्युएट नहीं करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एवरीवन। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज an article which says need to transform public perception of police, says the prime minister. Everyone, पुलिस को लेकर जो हमारा परसेप्शन होता है जनरली क्या है, अनफॉर्चुनेटली पुलिस का जो परसेप्शन
पब्लिक में बिल्ड हो चुका है वो है कि अगर पुलिस आई है तो कोई क्राइम ही हुआ होगा, ऐसा परसेप्शन हमने बना लिया है। लेकिन पीएम मोदी यही कह रहे हैं कि इस परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस परसेप्शन, ओके, क्योंकि पुलिस इज देयर टू हेल्प अस, ओके। तो यही 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चल रहा था, उसमें पीएम मोदी ने ये बात कही और इन्होंने हाईलाइट किया कि ये कैसे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस पर्सोनेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अभी हाल ही में हमारे जो नए लॉ कोडिफाई हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके बारे में जानकारी फैलाने की जिम्मेदारी किस तरह से पुलिस को दी गई है। और उनको कहा गया है कि आप जाइए और जाकर पब्लिक में एक परसेप्शन चेंज कीजिए पुलिस का, कि पुलिस इज देयर टू हेल्प अस, ओके। सो ये परसेप्शन हम इन्होंने कहा पीएम मोदी ने, और इसमें इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात करी कैसे हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है, ओके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म को ख़त्म करना है। और इन्होंने हमें बताया कि कोस्टल सिक्योरिटी को भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड, ओके। जब हम आगे टॉपिक्स में देखेंगे, जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में खासकर जब हम पढ़ेंगे तो हमारा सिर्फ बॉर्डर से रिलेटेड जो हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं, अगर आप देखेंगे इंडिया में, अगर इंडिया का मैप बनाया जाए तो इस इंडिया के मैप में, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग एवरीवन, ओके, लेकिन इंडिया के इस मैप में एक हमारा लैंड बॉर्डर है, ओके, एंड देन कम्स द मैरीटाइम बॉर्डर जो वाटर बॉडी से रिलेटेड लगा हुआ है, इंडियन ओशन का जो इलाका है, कैसे उसको भी, उस सिक्योरिटी को भी हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। सो दिस वाज ऑल एवरीवन फ्रॉम आवर साइड इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।